हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एचसी वर्मा वॉल्यूम 1 काइनेमैटिक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीटली। सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड ट्रस्ट मी दिस क्वेश्चंस आर वेरी कॉन्सेप्चुअल। काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। तो जो बच्चे नीट, जेई या फिर केवीपीवाई जैसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जिनका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये सब वीडियोस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें हमें कहता है अ मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ at a speed of 50 km per hour। ठीक है, it makes a 90 degree left turn without changing the speed। स्पीड को चेंज नहीं किया है और 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक बार बना लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शंस किधर है? नॉर्थ, साउथ, ये वेस्ट है आपका और ये आपका ईस्ट है। ठीक, तो हमसे शुरुआत में कहता है कार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है इस तरीके से एंड दिस मैग्नीट्यूड इज 50 किलोमीटर पर आवर। सो लेट अस राइट जस्ट 50 ओवर हियर। फिर ये एक लेफ्ट टर्न लेता है, राइट, 90 डिग्री लेफ्ट का मतलब हो गया वो वेस्ट में चला गया। कार इज मूविंग ड्यू वेस्ट राइट नाउ और मैग्नीट्यूड सेम है, दिस इज स्टिल 50। ठीक है, तो हमसे चेंज पूछ रहा है। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज, मैग्नीट्यूड भी पूछा है चेंज का और डायरेक्शन भी पूछा है हमसे चेंज का। सो दिस इज बेसिकली योर फाइनल डायरेक्शन, दिस इज योर इनिशियल डायरेक्शन। आप ध्यान से देखिए तो चेंज जो होता है, चेंज इज बेसिकली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, राइट। सो डायरेक्शन हमें मिलेगा वी एफ वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर को करने से, इससे हमको डायरेक्शन मिलेगा। अब आप ध्यान से देखिए अगर सो क्या हम इस वी एफ माइनस वी आई को लिख सकते हैं? वी एफ प्लस माइनस वी आई वैक्टर। सो बेसिकली वी नीड टू ऐड टू वेक्टर्स, एक है आपका वी फाइनल वेक्टर और एक है माइनस वी इनिशियल वेक्टर, अब आप ध्यान से देखिए ये जो वी फाइनल है वो टूवर्ड्स वेस्ट है, तो इसको बना लेते हैं। दिस इज टूवर्ड्स वेस्ट, ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेक्टर। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ माइनस वी इनिशियल? वी इनिशियल नॉर्थ की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ है, तो माइनस वी इनिशियल किधर हो जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि साउथ की तरफ हो जाएगा। तो इसमें हमें ऐड कर देना है वी इनिशियल, माइनस वी इनिशियल वेक्टर्स में ऐड कर दिया, राइट। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, एडिशन है, दैट इज द डेल्टा वी। तो ये आपका क्लोजिंग साइड हो गया। इस तरीके से हम ट्राइंगल लॉ बनाते हैं, ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन, राइट। सो ये आपका हो जाएगा डेल्टा वी वेक्टर। सो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज ये भी 50 है और मैग्नीट्यूड वाइज ये भी 50 है, यानी कि ये एंगल आपको एग्जैक्टली 45 डिग्री रहा होगा, विच मीन्स दैट डायरेक्शन इज एग्जैक्टली साउथ वेस्ट। डायरेक्शन जो होगा दैट इज साउथ वेस्ट, राइट, साउथ वेस्ट होगा। और जहाँ तक मैग्नीट्यूड की बात है, डेल्टा वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज नथिंग बट 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर अंडर रूट, 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा आपको 50√2 एंड √2 कैन बी टेकन एज 1.4। सो दिस बिकम्स 70 किलोमीटर है ना यूनिट, 70 किलोमीटर पर आवर। तो आपका चेंज हो जाएगा 70 का और डायरेक्शन हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस सवाल में हमसे कहता है कि इन द फिगर 3Q2, ये आपको फिगर है यहाँ पे, शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑप्शन ए, द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूस वर्ड है ना, इस पे हमें ध्यान देना है। ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से लेके T0 टाइम तक
0 से लेकर टी नॉट टाइम तक पार्टिकल का पोजीशन इंक्रीज हुआ है, यानी कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव किया है, लेकिन टी नॉट के बाद पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, यानी पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे है, पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे है। तो कंटिन्यूसली तो पार्टिकल नहीं मूव कर रहा है, दिस इज नॉट करेक्ट। द पार्टिकल इज एट रेस्ट, अब पूरे जर्नी के लिए पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, सिर्फ टी नॉट के बाद पार्टिकल रेस्ट है। यहाँ पे तो पार्टिकल मूव किया है 0 से लेकर टी नॉट तक, तो ये भी गलत है। द वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू अ टाइम टी नॉट, सी ऑप्शन में हमसे कहता है कि 0 से लेकर टी नॉट टाइम तक में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज एक्स वर्सेस टी ग्राफ में ये आपको एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इसका स्लोप कांस्टेंट है, और अगर स्लोप कांस्टेंट है विच मीन्स वेलोसिटी इज ऑल्सो कांस्टेंट, राइट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये भी गलत। डी ऑप्शन में है द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप्स, टी नॉट के बाद वो रेस्ट पे है, यानी कि स्टॉप हो गया है, विच मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ पार्टिकल हैज़ अ वेलोसिटी u towards east at t equals to 0. Its acceleration it's towards west and is constant. Acceleration जो है towards west है और वो constant है, ठीक है। Let xa and xb be the magnitude of displacement in the first 10 seconds and the next 10 seconds. तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सवाल को करने का बेस्ट तरीका है केस एनालाइज करके। अब देखिए, हमें सवाल में कहता है कि पार्टिकल जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो u है, और एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है और उस पर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स वेस्ट लग रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट लग रहा है। इसका मतलब समय के साथ पार्टिकल का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा होगा, राइट, पार्टिकल का स्पीड डिक्रीज हो रहा होगा। बढ़िया, इसका मतलब है कि पार्टिकल पहले कुछ दूर आगे जाएगा, फिर यहाँ पे वो रुक जाएगा एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो लेफ्ट डायरेक्शन में वापस मूव करना चालू कर देगा ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमसे कहता है कि लेट एक्स ए एंड एक्स बी बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स एंड द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिए, u के किसी वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि पार्टिकल एग्जैक्टली 10 सेकेंड बाद स्पीड इसका 0 हो जाए, राइट। एंड इन दैट केस अगर ये डिस्टेंस xa है, इसका स्पीड 0 हो गया है एग्जैक्टली 10 सेकेंड बाद, तो अगले 10 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ से पीछे मुड़ेगा और एग्जैक्टली यहीं तक आ जाएगा ड्यू टू दी एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, राइट, यानी कि xb और xa बराबर होगा। ये केस तब पॉसिबल है जब फर्स्ट 10 सेकेंड में पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया था, यानी कि बी ऑप्शन पॉसिबल है। अब दूसरा सिचुएशन देखिए, एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट 10 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा एंड स्टिल इसके पास कुछ वेलोसिटी अभी भी बचा है, राइट, कुछ वेलोसिटी बचा है। सो दिस इज बेसिकली XA। इसके बाद वो कुछ दूर और गया, मान लीजिए कि 5 सेकेंड तक ये और मूव किया, अब इसका स्पीड 0 होता है और फिर वो जब लौटेगा तो अगले 5 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचा होगा, वो यहाँ तक पहुँचा होगा, ठीक है, वो यहाँ तक पहुँचा होगा। तो अगले 10 सेकेंड में तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहा। सो XB इज इक्वल टू 0, यानी कि XA XB से बड़ा है, तो ये वाला केस भी पॉसिबल है। ध्यान से देखिए, XB क्या है, XB बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दी नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो अगले 10 सेकेंड में XB 0 हो गया, लेकिन XA तो कुछ है, यानी कि XA XB से बड़ा, ये भी पॉसिबल है। तो आपको एक तरीके से ये समझ में आना चाहिए कि XA XB से बड़ा है या दोनों इक्वल है या XA XB से छोटा है। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये इसका वैल्यूज हमको चाहिए होगा, तब हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा केस पॉसिबल है। अगर सब कुछ अननोन है तो एवरी केस इज पॉसिबल, इवन ये वाला केस भी हम लोग समझ सकते हैं,
ठीक है, आप लोग खुद से सोचिए, वो वाला केस भी पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब आंसर इस सवाल का डी होगा, दैट द डेटा इज इनसफिशिएंट। आपके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं इस सवाल को करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन moves with a uniform velocity v1 for some time and with uniform velocity v2 for the next equal time। कहने का मतलब है कि पार्टिकल कुछ टाइम तक v1 वेलोसिटी से मूव करता है और फिर सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो v2 वेलोसिटी से मूव करता है। यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, लेकिन दोनों ही इंटरवल के लिए टाइम हमने t रखा है। a से b t टाइम में जाता है और b से c भी वो t टाइम में ही जाता है। वेलोसिटीज़ अलग अलग है। हमसे पूछता है व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी v। तो फेयरली सिंपल है, एवरेज वेलोसिटी आपको होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट। दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब आप ध्यान से देखिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, a से b तक का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, तो सिंपली हम v1 इंटू टी बोल सकते हैं। v1 इंटू टी इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू b एंड v2 इंटू टी इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम b टू c। एंड व्हाट इज द टोटल टाइम, t प्लस t, so 2t is the total time, so your average velocity is v1 plus v2 by 2, that is option number A, ठीक है। अच्छा, 5th क्वेश्चन कुछ इसी जैसा ही है। अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन फिर से है, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर अ डिस्टेंस x एंड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। तो इस बारी टाइम इक्वल ना देके हमें डिस्टेंस इक्वल दिया है, यानी कि पहले इंटरवल के लिए भी वो x डिस्टेंस कवर किया है और अगली बार भी वो x डिस्टेंस कवर किया है। दिस इज x एंड दिस इज x। पहले उसका स्पीड था v1 और फिर उसका स्पीड है v2, ठीक है। हमसे फिर से सवाल में पूछता है, बताइए व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। सो वंस अगेन एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है, बस थोड़ा सा सोचने का ज़रूरत है, अपॉन टोटल टाइम, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, एवरेज वेलोसिटी हमें v दे रखा है, हमें यही निकालना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, x प्लस x, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2x। एंड व्हाट इज टोटल टाइम, यानी कि a से b आने में उसको कितना टाइम लगा और फिर b से c आने में उसको कितना टाइम लगा, राइट। तो हम TAB, सो बेसिकली टोटल टाइम इज नथिंग बट टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम a टू b एंड देन टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम b टू c, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों टाइम को। अब आप ध्यान से देखिए तो ये TAB क्या है, TAB क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, सो x अपॉन v1 प्लस, और ये हो जाएगा आपको x अपॉन v2। आप ध्यान से देखिए तो इस x को कैंसिल कर सकते हैं, ये x को कैंसिल कर सकते हैं, राइट। सो आपके पास क्या बच रहा है, v इज इक्वल टू 2/1/v1 प्लस 1/v2। इस पूरे डिनोमिनेटर को अगर लेफ्ट साइड ले जाए और इस v को राइट साइड ले आइए, सो 1/v1 प्लस 1/v2 इज इक्वल टू 2/v एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस फॉर्म में ही हमें ऑप्शन दिया है विच इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहता है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप। एक एलिवेटर है जो कि ऊपर जा रहा है, दिस एलिवेटर इज गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन a। इस एलिवेटर के अंदर हमने एक स्टोन को रिलीज कर दिया, द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर इट इज रिलीज्ड। तो ये बड़ा ही लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल सा बात है कि अगर आपने स्टोन को रिलीज कर दिया है एंड द स्टोन इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द एनी सरफेस ऑफ द लिफ्ट, तो ये फ्री फॉल कंडीशन में है। और अगर आपका स्टोन फ्री फॉल कंडीशन में है तो इसका एक्सेलरेशन तो सिर्फ g ही होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, वो इसमें रिलेटिव लगाने के चक्कर में हो जाते हैं कि अच्छा लिफ्ट ऊपर जा रहा है a से, तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो नहीं पूछ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सवाल में कुछ भी वैसा स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ पूछता है एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन।
तो स्टोन आपका फ्री फॉल कंडीशन में है, उसका एक्सेलरेशन जी होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7th। अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग थ्रोज 2 balls A and B. The ball A is thrown vertically upward and B is thrown vertically downward with the same speed. तो पहले तो हम एक बिल्डिंग बना लेते हैं इस तरीके से, और हमारे पास यहाँ पे 2 स्टोन्स है, राइट। हमारे पास यहाँ पे 2 बॉल्स है बेसिकली। एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है और दूसरे बॉल को नीचे डायरेक्शन में फेंका है, लेकिन दोनों को स्पीड सेम दिया है, V and V, राइट। V and V हमने स्पीड दिया है। द बॉल A इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो ये A हो गया और ये वाला B हो गया। ठीक है, अच्छा, द बॉल A हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड VA एंड द बॉल B हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड VB। तो हमें बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर दोनों कहीं बराबर तो नहीं है, राइट। चलिए, अच्छा, ये बिल्डिंग का हाइट हम लोग h मान लेते हैं, तो ध्यान से देखिए, तो B वाला बॉल जब नीचे गिरा होगा, राइट, जब वो यहाँ गिरते गिरते पहुँचा है, हमें कहता है कि इसकी वेलोसिटी है VB। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस B पार्टिकल? ये B वाला बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, राइट। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो h डिस्प्लेसमेंट है, राइट, h डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ बात हो रही है। अच्छा, अगर हम A पार्टिकल की बात करें, A बॉल की बात करें, तो वो पहले कुछ ऊपर जाएगा और फिर फाइनली गिरना तो उसे नीचे ही है, तो वो गिरते 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 जब ग्राउंड को टच करने वाला है, तो इस समय, इस क्षण उसका हमको वेलोसिटी कहता है VA है। अगर आप ध्यान से सोचे, सो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल A? बॉल A जब यहाँ से फाइनली यहाँ पहुँचा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्या बॉल A का भी डिस्प्लेसमेंट h नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड? वो भले ही ऊपर जाके नीचे आता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो h ही डिस्प्लेसमेंट है, राइट। अच्छा, तो अगर हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगाए, दैट इज v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, तो A के लिए हम क्या लिखेंगे? A के लिए हम लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी इसका VA है, सो v²A इज इक्वल टू u², यानी कि v², इसका इनिशियल वेलोसिटी v था, v², ओके, गुड इनफ, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, राइट, तो दिस बिकम्स -g मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो s होता है, मार्क इट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। तो A पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो विद साइन पुट करेंगे तो -h आ जाएगा। तो यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है कि v²A इज नथिंग बट v² प्लस 2gh। और अगर हम B बॉल की बात करें, तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी इज VB, विच मीन्स v²B इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, यानी कि v², भले डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -v का स्क्वायर भी करेंगे तो v² ही आएगा, प्लस 2 इंटू माइनस ग्रेविटी इंटू -h। तो आप केयरफुली नोटिस करें तो दोनों v²A और v²B सेम टू सेम है, दोनों सेम है। इसका मतलब है दैट VA एंड VB आर सेम, दोनों पार्टिकल का स्पीड सेम है, सो वी हैव VA इज इक्वल टू VB। दिस इज ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी is always perpendicular to the acceleration, is never perpendicular to the acceleration। तो सबसे पहले तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे काम आ सकता है हमको ये चीज़। सो आपने लेटस से पार्टिकल को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। दिस पार्टिकल फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ लाइक दिस एंड इवेंचुअली कम्स टू द ग्राउंड। सो द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। तो ये तो एकदम ही फॉल्स है, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। किसी भी पोजीशन पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, राइट। तो परपेंडिकुलर हर वक्त तो रहेगा नहीं, है ना। यहीं पे दिख रहा है, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी इधर है, तो एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा दिख रहा है इस केस में। अच्छा, ऑप्शन नंबर B देख लेते हैं, यानी ये तो गलती है। इट इज़ नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है। पूरे मोशन के दौरान हाईएस्ट पॉइंट पे एक ऐसा सिचुएशन आता है जब पार्टिकल के पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, दैट इज u cos थीटा। ठीक है, आपको बताया गया होगा कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है दैट इज u cos थीटा एंड इट नेवर चेंजेस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, राइट। वी आर अज्यूमिंग ऑलवेज दैट देयर इज नो एयर ड्रैग। तो हॉरिजॉन्टल टॉप मोस्ट पे u cos थीटा है, लेकिन ग्रेविटी वो तो डाउनवर्ड है, यानी कि ये एक ऐसा सिचुएशन है, पोजीशन है जहाँ पे ग्रेविटी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो कभी नहीं होता है, ये तो गलत बात है। इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली, ये सही लग रहा है। इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर 2 इंस्टेंट्स, गलत है। तो सी ऑप्शन सही है। सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऐसा होता है कि आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल है दैट इज योर 90 डिग्रीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th में हमसे कहता है कि आपके पास 2 bullets है विच आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड विद डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम प्लेस, विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। तो आपको सवाल में कहता है कि हमने 2 बुलेट को प्रोजेक्ट किया है या फिर शूट किया है इस तरीके से, राइट। और स्पीड दोनों बुलेट का डिफरेंट है, लेकिन सेम प्लेस से हमने इसे फेंका है। सेम प्लेस से कहने का मतलब है कि सेम हाइट से ये गिरने वाला है। सो इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू डू अ प्रोजेक्टाइल। विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। सो बेसिकली हमें टाइम के बारे में एनालाइज करना है। अब ध्यान से देखिए, सवाल में क्लियरली बोलता है कि इसे हमने हॉरिजॉन्टली फायर किया है, तो इसके पास एक हॉरिजॉन्टल स्पीड u होगा। इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जब ये बुलेट a पॉइंट से मूव करते करते b पॉइंट पे आने वाला है, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h हुआ है, राइट। सो वी कैन राइट दैट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज -h, अगर विद साइन पुट करें। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज -g। और आप ध्यान से देखिए तो शुरुआत में इनिशियली y डायरेक्शन में इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो uy 0 हो गया, राइट। सो पूरे मोशन के लिए अगर हम इक्वेशन लिखे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इन y डायरेक्शन, हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं सिर्फ y डायरेक्शन में। तो आप ध्यान से देखिए y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है -h, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन 0 है, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपका -g हो जाएगा एंड दिस इज योर t स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से देखिए t का आपका फॉर्मूला बनता है √2h/g, और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें याद रहना चाहिए, तो यहाँ पे डिराइव करके दिखा दिया गया है। अब इसे ध्यान में रखना है कि अगर आपने किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है किसी टावर से जिसकी हाइट h है, तो टाइम होगा √2h/g। अब आप इस पूरे फॉर्मूले में देख लीजिए इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कोई भी रोल नहीं है, यानी कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, विच प्रूव्स दैट दोनों बुलेट एक साथ ग्राउंड को टच करेंगे। बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहता है द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल fired at an angle 15 degree is 50 meter. Now if it is fired with the same speed को हमने नहीं बदला है, but at an angle of 45 degrees its range will be how much? सबसे पहले हमें रेंज का इक्वेशन पता होना चाहिए, that is u square sin 2 theta divided by g। ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान से देखिए हमें स्पीड कांस्टेंट दिया है। फॉर बोथ द सिचुएशंस वी हैव केप्ट द स्पीड कांस्टेंट, ग्रेविटी तो ऐसे ही कांस्टेंट है, यानी कि रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 2 थीटा, राइट, साइन ऑफ 2 थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं दैट R2/R1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2 थीटा 1, जहाँ पे थीटा 1 इनिशियल कंडीशंस के लिए, यानी कि थीटा 1 15 डिग्री है, R1 हमको दे रखा है 50 मीटर, थीटा 2 हमें दे रखा है 45 डिग्रीज, हमें सिर्फ R2 निकालना है। सो R2 इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाई दिस, R1 कितना है 50, साइन 2 थीटा 2
यानी कि 2 इंटू 45 डिग्री विच इज़ 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री अपॉन साइन 2 थीटा 1, दिस बिकम्स साइन 30 डिग्री। ध्यान से देखिए साइन 90 1 होता है, सो 50 अपॉन साइन 30 1/2, यानी कि R2 हमको आ रहा है 100 मीटर्स। सो दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। इस सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास दो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल ए एंड बी, राइट। ए को हमने प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल 15 डिग्रीज और बी को हमने प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ठीक है, आर ए एंड आर बी बी द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द टू प्रोजेक्टाइल्स, देन वी नीड टू कंपेयर कि किसका रेंज ज़्यादा है किसका कम है। अब रेंज हमने अभी जस्ट देखा, इसका इक्वेशन होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, राइट। अब अगर आपको रेंज को कंपेयर करना है तो वेलोसिटी के बारे में कुछ कमेंट होना ज़रूरी था सवाल में, लेकिन सवाल में कुछ भी नहीं बता रहा है इस वेलोसिटी के बारे में। इस वेलोसिटी के बारे में रेंज सिर्फ एंगल थीटा पे डिपेंड नहीं करता, यू पे भी डिपेंड करता है। अगर दोनों का यू सेम होता तो हम लोग थीटा कंपेयर करके बता पाते हैं, लेकिन यू के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, विच मीन्स वी कैन नॉट कमेंट एंड द डेटा इज इनसफिशियंट, द डेटा इज इनसफिशियंट टू डिसाइड। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी सही था उसका। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12th। इसमें हमें क्या कहता है, अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट at a speed of 5 meters per minute. ठीक है, a man on the south bank of the river capable of swimming at 10 meters per minute in still water wants to swim across the river in the shortest time. कम से कम समय में उसको रिवर को क्रॉस करना है। He should swim in a direction. अब ध्यान से देखिए, हमें कहता है कि आपके पास कुछ ऐसा एक सिचुएशन है एंड रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट इधर है हमारा और ईस्ट इधर है। रिवर की वेलोसिटी हमें दी है, वी आर इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज 5 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, हमें ये भी दिया है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। सो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हमें दे दिया गया है, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर्स पर मिनट, राइट, पर मिनट। हमसे पूछता है कि इसे किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए ताकि ये कम से कम समय में इस रिवर के विड्थ को क्रॉस कर सके। इधर नॉर्थ है अपना, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज साउथ। ठीक है, तो किसी बच्चे के मन में ख्याल आता है, या फिर हम एक रैंडम सिचुएशन ले लेते हैं। अगर किसी को पता है तो इसका आंसर बड़ा ही लॉजिकल सा है, बट स्टिल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, एनालाइज इट प्रॉपरली। मान लेते हैं कि स्विमर किसी रैंडम डायरेक्शन में कोशिश कर रहा है स्विम करने का एट सम एंगल थीटा। ठीक है, एट सम एंगल थीटा, राइट। अब आप ध्यान से देखिए वी एस बाई आर और वी आर, राइट। तो इस स्विमर के पास अब बेसिकली दो वेलोसिटीज है, एक वी एस बाई आर, एट द सेम टाइम रिवर का वेलोसिटी भी उसके ऊपर ऐड हो जाएगा, राइट। सो स्विमर इवेंचुअली कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो बेसिकली स्विमर का जो मूवमेंट है दैट विल बी डिसाइडेड बाय रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेलोसिटीज। तो क्यों ना हम एक काम करें चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, इस वी एस बाई आर का एक ये कॉम्पोनेंट ले ले और एक ये वाला कॉम्पोनेंट ले ले, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, ये वी एस बाई आर कितना है, मैग्नीट्यूड वाइज 10 है। सो दिस बिकम्स 10 साइन थीटा और दिस बिकम्स 10 कॉस थीटा। रिवर का विड्थ W मान लेते हैं, या फिर एक काम करते D ले लेते हैं, ये आपको रिवर का विड्थ हो गया। ठीक है, स्विमर को विड्थ क्रॉस कराने में, स्विमर को इस रिवर को क्रॉस कराने में 10 साइन थीटा का कंट्रीब्यूशन है। ध्यान से देखिए 10 साइन थीटा, राइट। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि टुवर्ड्स ईस्ट वाला कंपोनेंट है 10 कॉस थीटा प्लस 5, ये उस स्विमर को बेसिकली ड्रिफ्ट कराएगा, राइट। स्विमर इवेंचुअली कुछ इधर मूव करेगा, स्विमर यहाँ पे ड्रिफ्ट किया है। सो ये वाला कंपोनेंट स्विमर को ड्रिफ्ट कराएगा और ये वाला कंपोनेंट स्विमर को रिवर क्रॉस कराएगा। ठीक है, तो क्रॉस कराने के लिए 10 साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है, तो टाइम कितना लगा होगा क्रॉस करने के लिए, दिस विड्थ अपॉन
वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग, दैट इज 10 sin थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको इस टाइम को मिनिमाइज करना है, आप कम से कम समय में अगर जाना चाहते हैं, तो आपका ये डिनोमिनेटर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब हो सकता है? जब साइन थीटा 1 के बराबर हो, यानी कि थीटा 90 डिग्रीज के बराबर हो, विच मीन्स स्विमर जो है वो डायरेक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में ही स्विम करे, ड्यू नॉर्थ, राइट। स्विमर जो है अपनी पूरी की पूरी ताकत नॉर्थ डायरेक्शन में ही लगा दे विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव 1। इस सवाल में हमें क्या दिया है? आपके पास एक अरेंजमेंट है, द एंड्स P and Q of an inextensible string move downwards with a uniform speed u। ठीक है, pulleys A and B are fixed, the mass capital M moves upward with a speed how much? ध्यान से देखिए, हमें इस कहता है कि ये वाला पॉइंट डाउनवर्ड जा रहा है विथ वेलोसिटी u, और ये वाला भी डाउनवर्ड जा रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। तो बताइए ये कितने से ऊपर जा रहा है? मान लेते हैं कि ये v से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्ट्रिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। स्ट्रिंग हमारा इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हो सकती, कांस्टेंट लेंथ रहेगा उसका हमेशा। ठीक है, तो ये बात हमें लॉजिकली समझ में आता है कि क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसके हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल ऑलवेज रिमेन सेम। किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी देख लो, अगर इस एंड का u है तो इसका भी u होगा, इसका भी u होगा और इसका भी u होगा, विच मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल ऑलवेज रिमेन सेम, विल ऑलवेज रिमेन सेम। इसका मतलब ये है, आप इस पॉइंट को देखें, धागे के इस पॉइंट को देखें, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है, राइट। इस मास की वजह से इस पॉइंट का वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है, तो एक इधर की तरफ कंपोनेंट होगा, एक इधर के तरफ इस v का कंपोनेंट होगा, विच इज गोइंग टू बी v cos थीटा। सो एज पर द प्रॉपर्टी अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी हमेशा सेम होनी चाहिए, यानी कि ये v cos थीटा और u सेम होगा। v cos थीटा शुड बी इक्वल टू u, यानी कि v का वैल्यू होगा u बाई cos थीटा। बस इतनी सी बात है, u बाई cos थीटा। सो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग रिमेन्स सेम। उस लॉजिक का यूज़ करके हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। ठीक है, इसको ऑल्टरनेटिव तरीके से भी कर सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है? ध्यान से देखिए, व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ से यहाँ तक। अब आप ध्यान से सोचिए, अब आप ध्यान से सोचिए, ये ब्लॉक जो है ये v वेलोसिटी से इसी लाइन पे ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, इसी लाइन पे ऊपर मूव कर रहा है। तो अगर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, राइट, तो इसमें ये ऑरेंज लेंथ तो कभी भी चेंज नहीं होगा, इसे d बोल देते हैं, राइट। इस लेंथ को y बोल देते हैं। अब जैसे जैसे मास ऊपर जा रहा होगा, ये y लेंथ डिक्रीज कर रही होगी। ठीक है, अच्छा, और ये P पॉइंट भी नीचे जा रहा है, यानी कि ये जो लेंथ है हाइपोटेनस, ये भी चेंज कर रही है, ये भी डिक्रीज कर रही होगी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दे हम, तो हम कह सकते हैं दैट L स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 2L dl बाई डी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। d तो कांस्टेंट है, ये लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, 0 प्लस 2y dy बाई डी टी। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। लेंथ इनटू dl बाई डी टी। नाउ व्हाट इज dl बाई डी टी? dl बाई डी टी क्या है? ये u ही तो है, जिस स्पीड से ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है, धागे के अलोंग की वेलोसिटी, दैट्स u। सो ये u हो गया, y इंटू व्हाट इज dy बाई डी टी? किस रेट से ये लेंथ y डिक्रीज हो रहा है या चेंज हो रहा है? एट अ रेट ऑफ v, है ना, v स्पीड से ऊपर जा रहा है, विच मीन्स dy बाई डी टी मस्ट बी इक्वल टू v, राइट। हमें v निकालना था, सो v इज इक्वल टू L बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई u, यानी कि u अपॉन y बाई L। अब आप ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में ये y बाई L cos थीटा ही तो है, सो दिस इज u बाई cos थीटा विच इज़ द आंसर। तो इस तरीके से भी हम लोग सेम आंसर लेके आ सकते हैं, बट ऑब्वियसली ये जो अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड हमेशा सेम रहेगा, उस कॉन्सेप्ट से बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक,
नाउ दीज आर ऑब्जेक्टिव 2 जहाँ पे आपका एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकता है, तो यहाँ पे बड़ा केयरफुली हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें कहता है कि कंसिडर द मोशन ऑफ टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, राइट। सो इन 1 आवर, 1 घंटे के बाद हमें सिचुएशन जज करना है। ठीक है, तो पहले तो ये जो मिनट हैंड होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है 1 रिवोल्यूशन का, सोच के बताइए। एक मिनट हैंड को एक पूरा चक्कर काटने में कितना समय लगता है? 1 आवर लगता है। टाइम पीरियड इज बेसिकली 1 आवर या 60 मिनट्स बोल दीजिए। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है मिनट हैंड जहाँ से स्टार्ट हुआ था 1 घंटे बाद वो वापस से वहीं पे आ गया है, तो उसका टिप वापस से उसी पॉइंट पे आ गया है। ये हमारा यहाँ पे की ऑब्जर्वेशन है। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0, सही बात है। जो उसका टिप है उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, उसी पॉइंट पे वापस आ गया, ए सही है। डिस्टेंस कवर्ड इज 0, ये सरासर गलत है भाई। उसने एक पूरा का पूरा 2πr कंप्लीट किया है ना, गंदा सा सर्कल बन गया ये तो। उसने पूरा का पूरा एक 2πr कंप्लीट किया है, तो डिस्टेंस तो 0 कदापि नहीं है। एवरेज स्पीड इज 0, अगर डिस्टेंस 0 नहीं है तो एवरेज स्पीड कैसे 0 हो जाएगा? एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये भी गलत है। एवरेज वेलोसिटी इज 0, ये सही है। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 है, विच इज ऑप्शन नंबर ए एंड डी। ठीक, अच्छा, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल में हमसे कहता है द पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, x इज इक्वल टू यू t-2 प्लस ए t-2 स्क्वायर। ठीक है, हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ऊपर जजमेंट करना है, राइट। तो अगर हमें वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना ही है तो क्यों ना पहले हम v निकाल ले, विच इज़ dx बाई dt, राइट। सो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा? दिस इज u इंटू टी माइनस 2u, राइट। तो ut का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सिंपली u, और माइनस 2u का तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए a आपका कांस्टेंट, t-2 होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2 इंटू t-2, तो आपका वेलोसिटी आ गया दैट इज u प्लस 2at-2। दिस इज द डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी आ गया एट एनी गिवन टाइम t, इसका इस्तेमाल लेंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं ना, एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने स्मॉल a सिंबल इस्तेमाल किया है, तो हम a' बोल देते हैं। सो एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, यानी कि ऊपर वाले फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, u का तो 0 हो जाएगा। नाउ दिस इज 2at माइनस 4a, राइट। तो माइनस 4a का तो 0 हो गया, और 2at का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू a। तो एक बात तो हमें कंक्लूड हो रहा है दैट एक्सेलरेशन इज 2a, सो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी तो सही लग रहा है। ठीक है, ए बोलता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, आप अगर समय को 0 पुट करेंगे विच मीन्स इनिशियल टाइम, ठीक है। तो जब t को 0 पुट किया तो v कितना आ रहा है? u प्लस ये आपका हो जाएगा माइनस 4a, तो प्लस का ज़रूरत ही नहीं है, दिस इज सिंपली u माइनस 4a। तो u तो नहीं है ना, u तो नहीं है, विच मीन्स ये वाला ऑप्शन गलत है। d चेक कर लेते हैं, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड द पार्टिकल इज एट ओरिजिन। तो इस वाले इक्वेशन में t को अगर 2 पुट करोगे तो ये टर्म 0, ये टर्म भी 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू 0, विच कंक्लूड्स कि पार्टिकल ओरिजिन पे था। यानी ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है इस सवाल के लिए। सो ये अपना तीसरा क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा इसको। इस सवाल में हमारे पास 4 स्टेटमेंट है और हमें हर स्टेटमेंट को ही चेक करना है। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। कहता है कि एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज नेवर लेस दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फंडा क्लियर है तो ये ऑप्शन को हम लोग आसानी से चेक कर लेंगे। एस स्टैंड फॉर स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज बेसिकली डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें एवरेज वेलोसिटी की, सो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ठीक है, और हमें एवरेज वेलोसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही देखना है। अच्छा, अगर आप ध्यान से सोचे
ए और बी पॉइंट पे ए से बी की तरफ कोई पार्टिकल जा रहा है, सो लेट अस से उसने एक रैंडम सा पाथ लिया, राइट तो आपको दिखना चाहिए दैट डिस्टेंस इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट, राइट सो होता यही है, डिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन डिस्प्लेसमेंट, और इक्वल भी हो सकता है अगर पार्टिकल एक्चुअल में ए से बी की तरफ इस शॉर्टेस्ट पाथ पर मूव करे। सो दिस इज द पॉसिबल सिचुएशन, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा या फिर उसके बराबर होगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो आपको दिखना चाहिए दैट एवरेज स्पीड इज ऑल्सो इक्वल टू मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, राइट यानी कि कभी भी एवरेज स्पीड छोटा नहीं होगा एवरेज वेलोसिटी से। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना ट्रू है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। इसमें हमें बोलता है इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच डी वेक्टर बाई डी टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट डी वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नाउ दिस इज़ अ बिट कन्फ्यूजिंग, ध्यान से सोचिए ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। हमने यहाँ पे सीधे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया है, वी हैव डिफरेंशिएटेड वेलोसिटी, राइट और इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, दैट वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट। इस स्टेटमेंट का यही मतलब है ना, ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये v वेक्टर का मॉड क्या होता है, दिस इज़ बेसिकली स्पीड, दिस इज स्पीड। तो यहाँ पे हमने स्पीड को डिफरेंशिएट किया है और यहाँ पे हमने सीधे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया है। स्पीड को डिफरेंशिएट किया तो ज़ीरो आया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है दैट स्पीड इज़ कांस्टेंट। स्पीड का डिफरेंशिएशन अगर ज़ीरो आता है इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, इट इज़ पॉसिबल टू हैव वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट बट स्पीड कांस्टेंट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ध्यान से सोचिए कि आपका स्पीड जो है वो तो कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। तो 100% पॉसिबल है। अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है, अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज होगा, भले ही आपका स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, राइट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का स्पीड हमेशा सेम रहता है सर्कुलर पाथ पे, लेकिन डायरेक्शन उसका हमेशा चेंज होता है, विच मीन्स वेलोसिटी हमेशा चेंज हो रही है। सो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी को चेक करते हैं, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज ज़ीरो इन अ टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी बोलता है कि किसी टाइम इंटरवल में ज़ीरो है। इट इज़ पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नॉन ज़ीरो इन द इंटरवल। ठीक है, तो हमसे सवाल में कहता है कि एक टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो है लेकिन किसी भी मोमेंट में पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हुआ होगा। तो ये चीज़ पॉसिबल है, और जैसा कि अभी हम सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दे रहे थे उसी का एग्जांपल फिर से ले सकते हैं। एक सर्कुलर मोशन में आप ध्यान से देखिए, अगर पार्टिकल ए पॉइंट से ट्रैवल करके दोबारा से इस ए पॉइंट पे आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो यानी कि उसका एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो है। सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ज़ीरो। लेकिन किसी भी मोमेंट पे आप देखिए, किसी भी मोमेंट पे देखिए पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हुआ है, पार्टिकल के पास हमेशा एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। सो इट इज़ पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ नॉन ज़ीरो इन द इंटरवल। ये ट्रू है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक, चलिए डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में हमसे कहता है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ज़ीरो। अब हमें स्पेसिफाई कर दिया है कि पार्टिकल तो भैया स्ट्रेट लाइन पे ही मूव कर रहा है, एंड इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी इज ज़ीरो इन अ टाइम इंटरवल। अब आप ध्यान से सोचिए, अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, इसका मतलब पार्टिकल फॉर एग्जांपल आगे गया और वो 100% इसी पाथ पे दोबारा लौटा भी होगा, दोबारा वो लौटा होगा। ठीक है, दोबारा लौट के यहाँ पे आएगा तभी तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ होगा और एवरेज वेलोसिटी फिर ज़ीरो हुआ होगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये वाला है,
हमें यहाँ पे फोकस करना है जब पार्टिकल ने टर्न लिया, जब पार्टिकल ने उसी पाथ पे दोबारा से दूसरे डायरेक्शन में मूव करना चालू किया. सो इट इज़ पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन द इंटरवल. इनफाइनाइट एक्सेलरेशंस आर नॉट अलाउड. अब ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन आपका होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम. अब अगर पार्टिकल के पास इनफाइनाइट एक्सेलरेशन है, इसका क्या मतलब है? इनफाइनाइट एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में चेंज आया होगा ज़ीरो टाइम चेंज में, यानी कि टाइम 0 सेकेंड में पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो गया हो, इसका मतलब इनफाइनाइट एक्सेलरेशन है. तो ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, विच मीन्स डेल्टा वी कैन नॉट अकर इन डेल्टा टी इक्वल्स टू 0. ये चीज़ अपने को कंडीशन में दिया हुआ है. वेलोसिटी चेंज 0 सेकेंड में नहीं हो सकता. ठीक है, अगर ये सिचुएशन हमें सवाल में दे दिया है, अब आप इस पॉइंट पे दोबारा से फोकस कीजिए. पार्टिकल लेट अस से राइट साइड मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, ठीक है, और वो अचानक से यू टर्न ले लेता है और इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देता है. ठीक है, इट इज़ पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर ज़ीरो. नेवर ज़ीरो का मतलब यही है ना कि पार्टिकल ने अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन तुरंत चेंज कर लिया इन 0 सेकेंड. ठीक है, अगर इस चीज़ को हम ग्राफिकली समझें, दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, राइट. तो पहले तो इसका वेलोसिटी लेट अस से पॉजिटिव है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो पॉजिटिव है. ठीक है, एंड ऑल ऑफ अ सडन इसका जो वेलोसिटी था वो नेगेटिव हो जाए, तो यही चीज़ पॉसिबल नहीं. सवाल में ये अलाउ नहीं कर रहा है कि आपने वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियसली चेंज कर लिया, 0 सेकेंड में चेंज कर लिया, ये पॉसिबल नहीं है, राइट. तो सवाल के हिसाब से अगर ये अलाउड नहीं है तो वेलोसिटी कुछ देर बाद, वेलोसिटी पहले डिक्रीज हुई होगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगा पार्टिकल. इसका मतलब है कि थोड़े ही देर के लिए एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ होगा, पार्टिकल आगे मूव किया होगा, वेलोसिटी 0 हुआ होगा, उसके बाद वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना चालू किया होगा, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉट करेक्ट. इट इज़ पॉसिबल, ऐसा नहीं पॉसिबल है. अगर ये कंडीशन है दैट इनफाइनाइट एक्सेलरेशन इज़ नॉट अलाउड, तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी ना कभी तो 0 हुआ होगा, एंड दैट टू ड्यूरिंग द टर्निंग. सो ऑप्शन नंबर ए बी सी इसका सही जवाब है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. एन ऑब्जेक्ट मे हैव, अब आपके पास फिर से यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों को चेक करना होगा. ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं. वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी. ठीक है, तो सवाल में कहता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड वेरी कर रहा है. कैसा पॉसिबल हो सकता है? वेलोसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, और मैग्नीट्यूड ही आपका स्पीड है. बेसिकली मैग्नीट्यूड ही स्पीड है आपका. तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड भी कांस्टेंट है. तो ये पॉसिबल नहीं है कि स्पीड वेरी करे और वेलोसिटी कांस्टेंट हो. ठीक है, बी ऑप्शन, वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, यानी कि स्पीड तो कांस्टेंट रहे, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज कर रहा है. तो ये पॉसिबल है ना. अभी हमने देखा था सर्कुलर मोशन में स्पीड पार्टिकल का सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करने की वजह से पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज कर रहा है. सो दिस इज ट्रू. नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी. ठीक है, तो सवाल में कहता है कि वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है. तो ये कैसे पॉसिबल है? एक्सेलरेशन आपका होता ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा ही होगा, राइट. तो ये वाला गलत है, ये पॉसिबल नहीं है. चौथा ऑप्शन, नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, राइट. सो ऑप्शन नंबर डी में हमसे कहता है कि आपका स्पीड कांस्टेंट है, राइट. विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, आपका स्पीड कांस्टेंट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग नॉन जीरो एक्सेलरेशन. क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, तो हो सकता है.
स्पीड ना कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर सकता है, और अगर डायरेक्शन चेंज कर सकता है यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज़ नॉट कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, सो नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी एंड डी आर करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर अ पार्टिकल गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले ही बोल दिया है कि आपका जो रास्ता है वो सीधा है, स्ट्रेट लाइन है। ऑप्शन नंबर ए, if the velocity and acceleration have opposite sign, the object is slowing down. This is true, this is very logical। कहता है कि अगर velocity मान लीजिए towards right है and acceleration towards left है, इसका मतलब velocity जो है पार्टिकल जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। दैट इज ट्रू, ये तो ट्रू है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन इसका मैग्नीट्यूड को हमेशा कम करना चाहेगा। ऑप्शन नंबर बी, if the position and velocity have opposite sign, the particle is moving towards origin, particle is moving towards origin, ठीक है। तो ये अपना origin है। सवाल में कहता है कि if position and velocity have opposite sign, इसका मतलब अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो उसका डायरेक्शन वेलोसिटी का नेगेटिव की तरफ होना चाहिए, यानी कि पार्टिकल ओरिजिन की तरफ जा रहा होगा। अगर पार्टिकल आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए, यानी कि वो फिर से ओरिजिन की तरफ जा रहा होगा। सो ऑप्शन नंबर बी सही है। सी को चेक कर लेते हैं। इफ द वेलोसिटी इज 0 एट एन इंस्टेंट, द एक्सेलरेशन शुड ऑल्सो बी 0 एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। तो हमसे कहता है कि किसी एक क्षण पे, किसी एक मोमेंट पे अगर वेलोसिटी 0 है, राइट, इम्प्लाइज एक्सेलरेशन भी 0 है। ये गलत है, ये गलत है, और इसको एग्जाम्पल से बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। जब हम एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, जब हम एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं अंडर फ्री फॉल, तो ड्रॉप करते वक्त उसका वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g होता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो तो अपना गलत हो गया। डी चेक कर लेते हैं। डी में हमसे कहता है इफ द वेलोसिटी इज 0 फॉर अ टाइम इंटरवल, इसके ऊपर में एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 था। डी में हमसे कहता है कि एक टाइम इंटरवल में वेलोसिटी 0 है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड से लेके लेट अस से 4 सेकेंड्स तक वेलोसिटी जो है वो हमको कहता है 0 है। द एक्सेलरेशन इज 0 एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। सो दैट इज ट्रू, राइट। अगर एक टाइम इंटरवल में आपका वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी ही 0 है, तो एक्सेलरेशन तो डेफिनेटली 0 है, डेफिनेटली आपका एक्सेलरेशन भी 0 होगा, इसमें तो कुछ डिस्कशन ही नहीं है, राइट। सो ए, बी एंड डी आर दी करेक्ट ऑप्शंस। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे क्या दिया है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 0, की पॉइंट्स वेलोसिटी 0 एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4 ऑप्शन फिर से चेक कर लेते हैं। समय शून्य पे वेलोसिटी 0 है, द एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 0 मस्ट भी 0। तो ये तो सरासर गलत है। अभी इसके पहले ही हम लोग देखे हैं कि किसी समय पे अगर वेलोसिटी 0 है, इसका ये मतलब नहीं कि एक्सेलरेशन भी 0 है। व्हेन यू आर ड्रॉपिंग द पार्टिकल, वेलोसिटी 0 था समय शून्य पे, समय 0 पे, लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, यानी ये ऑप्शन तो गलत ठहरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, द एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 0 मे भी 0, हम मे वर्ड लगा दिया तो चलेगा, मस्ट तो नहीं चलेगा। मे पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल समय 0 पे रेस्ट पे था, ठीक है, और मान लीजिए उस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 है। क्या दिक्कत है इसके अंदर? तो ये भी ट्रू है, ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन इज 0 फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू 10 सेकेंड, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो अपना 0 है इस टाइम ड्यूरेशन के लिए। द स्पीड इज ऑल्सो 0 इन दिस इंटरवल, नाउ लुक एट इट वेरी वेरी केयरफुली। अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस टाइम इंटरवल के लिए आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रहा होगा? आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है फॉर t इक्वल्स टू 0 से लेके 10 सेकेंड तक,
ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, स्पीड कांस्टेंट है ना। वेलोसिटी का एक हिस्सा ही तो स्पीड है, मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड है उसका। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है फॉर 0 to 10 सेकेंड। और हमको सवाल में दिया है कि समय शून्य पे तो स्पीड 0 ही था, समय शून्य पे स्पीड 0 था, यानी कि इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए स्पीड जो है वो 0 रहा होगा। कांस्टेंट तो है लेकिन 0 रहा होगा। सो इफ द एक्सेलरेशन इज 0 फॉर दिस इंटरवल, द स्पीड इज ऑल्सो 0 इन दिस इंटरवल। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी को चेक कीजिए। इफ द स्पीड इज 0 फ्रॉम टाइम इंटरवल इतना, अगर स्पीड 0 है, अगर आपका स्पीड 0 है राइट, और हमको पहले ही दिया है कि वेलोसिटी समय शून्य पे 0 है, अगर स्पीड 0 है इस पूरे इंटरवल के लिए, देन द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0 इन दिस इंटरवल। सो वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर सी ट्रू है तो डी भी ट्रू है। अगर आपका स्पीड ही 0 है उस 10 सेकेंड के लिए, तो वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी 0 है यानी कि आपका एक्सेलरेशन तो 0 ही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। फिर से हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिया है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑप्शन नंबर ए देखते हैं एक बारी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स स्पीड। ये तो बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट हो गया। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही हम स्पीड कहते हैं, ट्रू है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल, राइट। हमें कहता है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड फॉर सेम टाइम इंटरवल सेम होगा। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है, ये तभी ज़रूरी होगा जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो, राइट। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम एंड एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। तो ये दोनों तभी बराबर होंगे, इनके मैग्नीट्यूड तभी बराबर होंगे जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का दोनों आपका सेम होना चाहिए, और हमेशा सेम हो ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो तो अपना हो गया गलत। इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज ज़ीरो, राइट, बट द एवरेज स्पीड इज़ नॉट ज़ीरो। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपका स्पीड ज़ीरो है, अगर आपका स्पीड ज़ीरो है यानी कि आप रेस्ट पे है, पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है यानी कि कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है, डिस्टेंस इज ज़ीरो। और अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो एवरेज स्पीड ज़ीरो है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नेवर ज़ीरो, ठीक है, स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं है, बट द एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल इज ज़ीरो। कहता है कि स्पीड तो नॉन ज़ीरो है। भाई साहब, अगर स्पीड नॉन ज़ीरो है यानी कि डिस्टेंस कवर हुआ होगा ना, डिस्टेंस भी नॉन ज़ीरो है, डिस्टेंस नॉन ज़ीरो है तो एवरेज स्पीड भी आपका नॉन ज़ीरो होगा। तो ये वाला भी गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही सही हुआ। ठीक, तो इस सवाल में हमसे कहता है कि द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, इज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे पार्टिकल का आपको वी टी ग्राफ दिया है, ठीक है, और दिस वी टी कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। और आपको पता होना चाहिए कि अगर एक वी टी कर्व स्ट्रेट लाइन है देन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, राइट, स्लोप इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज डी वी अपॉन डी टी, तो स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। सो द पार्टिकल हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द स्टेटमेंट इज ट्रू। द पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न्ड अराउंड, द पार्टिकल हैज़ नेवर टर्न्ड अराउंड, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10 सेकेंड से पहले तक वेलोसिटी पॉजिटिव है और 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी कि पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। और डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है टर्न अराउंड, है ना। अगर पार्टिकल राइट जा रहा था तो आफ्टर सम टाइम इट हैज़ टर्न एंड मूव्ड टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक, अच्छा, तो ये गलत है। द पार्टिकल हैज़ अ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, द पार्टिकल हैज़ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो एक वीटी कर्व में, एक वीटी कर्व में एरिया जो होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लीजिए ये वाला जो एरिया है, कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन मान लीजिए ये A1 है, ठीक है, और ये वाला जो बड़ा एरिया आ रहा है वो A2 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? दैट इज़ गोइंग टू बी A2 माइनस A1। दोनों को बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना है, और ये सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ठीक है, साइन उस पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। सो द पार्टिकल है ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, ये तो गलत है, राइट, पार्टिकल के पास डिस्प्लेसमेंट तो है। ठीक, अच्छा, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा ऑप्शन? द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकेंड
इज द सेम एज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 to 20 सेकेंड, 10 to 20 सेकेंड, ठीक है, यहाँ तक। अब आपको दिखाई देना चाहिए ये एरिया जो होगा, ये एरिया भी एग्जैक्टली उतना ही होगा। अगर ये A है तो ये भी मैग्नीट्यूड के सेंस में A है। सो 0 से 10 सेकेंड के लिए एवरेज स्पीड हो जाएगा A/10, 10 से 20 के लिए एवरेज स्पीड हो जाएगा, अगेन डिस्प्लेसमेंट इज A, राइट, एंड टाइम टेकन इज 10। सो एवरेज स्पीड दोनों ही केस में आपका सेम आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना सही है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th में हमको क्या दिया है, आपके पास एक x वर्सेस t ग्राफ है, शोज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द x एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ऑप्शन ए, द पार्टिकल हैज़ कम टू रेस्ट 6 टाइम्स, द पार्टिकल हैज़ कम टू रेस्ट 6 टाइम्स। अब देखिए ये आपका एक xt ग्राफ है, राइट, और xt ग्राफ में वेलोसिटी होता है आपका dx/dt, वेलोसिटी होता है आपका dx/dt, यानी कि x वर्सेस t ग्राफ में जो स्लोप होगा वही आपका वेलोसिटी होगा, राइट। और अगर आपका स्लोप यानी कि जो टैंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल हो गया, विच मीन्स वेलोसिटी इज 0, पार्टिकल रेस्ट पे आया है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्लोप 0 है, यहाँ पे स्लोप 0, हियर, हियर, हियर एंड ओवर हियर। तो टोटल कितना प्लेस हो गया, 1 2 3 4 5 6, विच मीन्स 6 बार ऐसा हुआ है कि पार्टिकल रेस्ट पे आया है, 6 बार पार्टिकल रेस्ट पे आया है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। द मैक्सिमम स्पीड इज एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, राइट। अब जैसा कि हमने बोला, स्पीड अगर आपको निकालना है तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा, स्लोप देखना होगा dx/dt। हमें कहता है कि 6 सेकेंड पे आपका जो स्लोप है वो मैक्सिमम है, स्टीपेस्ट है, बेसिकली स्पीड जो है वो मैक्सिमम है। तो एक बारी चेक करते हैं ना, आपको यहाँ पे दिखना चाहिए कि कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्टीपनेस है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा भी स्टीप अलग अलग जगह दिखेगा आपको। अगर आप 2 सेकेंड्स की बात करें तो 2 सेकेंड्स पे ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, ध्यान से देखिए, इससे तो ज़्यादा ही स्टीप है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको स्लोप कुछ इस तरीके का है, तो इससे ज़्यादा स्पीड बहुत सारे जगह निकल सकता है, एज विजिबल इन द ग्राफ, एज विजिबल इन द ग्राफ। अगर इसी पॉइंट पे हम देखें तो यहाँ पे भी स्लोप जो है इससे तो ज़्यादा ही है, विच मीन्स मैक्सिमम स्पीड 6 सेकेंड पे है, ये तो नहीं ट्रू है, दिस इज़ नॉट ट्रू। द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव एट t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, ठीक है, ये गलत बात है, ये आपका गलत है। यहाँ पे आपका स्लोप जो है पॉजिटिव है, यानी ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन ये स्लोप आपका नेगेटिव है, विच मीन्स वेलोसिटी इज नेगेटिव ओवर देयर। तो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है बिटवीन 0 से लेके 6 सेकेंड तक, 6 सेकेंड तक। इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, जब आप यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो तो पार्टिकल का पोजीशन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पार्टिकल एक्स एक्सिस पे टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। लेकिन आप जब यहाँ से यहाँ ग्राफ में मूव करते हो तो आपको दिखना चाहिए कि आपका पोजीशन डिक्रीज हो रहा है, पार्टिकल का पोजीशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब पार्टिकल टुवर्ड्स ओरिजिन मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, ठीक है, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। सो दिस इज रॉन्ग। द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड शोन इज नेगेटिव। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, राइट, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो सबसे शुरुआत में पार्टिकल का पोजीशन यहाँ है और सबसे बाद में पार्टिकल का पोजीशन क्या है, फॉर द टोटल पीरियड शोन एज, राइट। हमें यहाँ पे 6 सेकेंड तक की कहानी दी हुई है, ठीक है, हमें यहाँ पे 6 सेकेंड तक की कहानी दी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो पोजीशन है x2 वो x1 से बड़ा है, यानी x2 माइनस x1 आपको एक पॉजिटिव टर्म आएगा और टाइम इंटरवल आपका 6 हो गया। बट ओवरऑल ये आपको एक पॉजिटिव टर्म है, विच मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव, इट इज़ नॉट नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव। तो ये आपका सही आंसर इसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा। सो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 2 का। इस सवाल में हमसे कहता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम 2 फ्रेम्स S1 and S2 have equal magnitudes of 4 meters per second square,
ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, हमको उसके ऊपर जज करना है। द फ्रेम्स मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, द फ्रेम्स मे बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नीदर शुड बी एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अदर, द एक्सेलरेशन ऑफ S2 एंड with respect to S1 may either be 0 और 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं हर ऑप्शन में आपको एक्सेलरेशन ऑफ S2 with respect to S1 निकालने की ज़रूरत महसूस हो रही है। ठीक है, तो यही हमारा सबसे पहला यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज और हाउ कैन वी गो अबाउट फाइंडिंग एक्सेलरेशन ऑफ S2 with respect to S1 and how do we write that acceleration of S2 frame with respect to S1। ठीक है, इसके बारे में हमें एनालाइज करना है। ठीक है, अच्छा, सो ये क्या होगा, दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S2, ये है आपका एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S1, राइट, एंड एक पार्टिकल भी है तो इसको बोल देते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ओके, अच्छा, हमें क्या दे रहा है कि दोनों फ्रेम से द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2, राइट। तो एक तो हमें लिखना होगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S1, इसको क्या लिखेंगे, दिस इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S1। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमें लिखना है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम विथ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S2, दिस इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S2। ठीक है, अच्छा, ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू S1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू S2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ S2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1। एंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज AS2 माइनस AS1, यही तो होगा हमारा एक्सेलरेशन ऑफ frame S2 with respect to frame S1, and this is nothing but equal to acceleration of P with respect to S1 minus acceleration of P with respect to S2 with respect to S2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गया है जिसके दम पे हम लोग इसको अब सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग इसे अब सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, इस AS2 बाई AS1 की मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो व्हाट कैन वी राइट दिस, हम इसे लिख सकते हैं AS2 बाई S1 मैग्नीट्यूड इज बेसिकली अंडर रूट दिस स्क्वायर APS1। अब आप ध्यान से देखिए, व्हाट इज दिस APS1, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 ही तो है, और A वेक्टर PS2 इसका मैग्नीट्यूड भी 4 है। ठीक है, और मान लेते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, वेक्टर A P बाई S1 एंड वेक्टर A P बाई S2, इनके बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं रिजल्टेंट को, इसको हम कह सकते हैं ना 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कॉस ऑफ थीटा। सो दिस इज नथिंग बट 16 प्लस 16 32 माइनस दिस इज ऑल्सो 32 कॉस ऑफ थीटा। बस हमारा काम यहीं पे ही अब ऑलमोस्ट हो ही गया। अब आप ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1, इसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय अंडर रूट 32 माइनस 32 कॉस थीटा, और इस सवाल में हमें थीटा के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, यानी कि हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ को कंसिडर करना है, राइट। सो बेसिकली थीटा कैन वेरी फ्रॉम 0 to 180 डिग्रीज। सो बेसिकली कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, कॉस थीटा जो है आपका -1 से लेके +1 तक वेरी कर सकता है। अगर हमने यहाँ पे कॉस थीटा को -1 पुट किया तो ये वैल्यू निकल के आएगी कितना, 8, और अगर हमने +1 पुट किया तो अंदर को सॉल्व किया तो ये आएगा 0। यानी कि आपका ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 8 और 0 के बीच में लाई करेगा। यानी कि ये कुछ भी हो सकता है इसमें से, ये 0 से लेके 8 तक कुछ भी हो सकता है।
सो ऑप्शन नंबर डी क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रेस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 and 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? तो ये सही है. The acceleration of S2 with respect to S1 may either be 0 or 8. ये सही नहीं है, either और नहीं है. उनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 0 हो या 8 हो ऐसा नहीं है. ऑप्शन नंबर ए क्या है? द फ्रेम्स मस्ट बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर. यानी कि हमको कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रेस्पेक्ट टू S1 वो 0 ही होना चाहिए. ये भी गलत है. 0 एक पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा भी तो कुछ और हो सकता है. The frames may be moving with respect to each other, but neither should be accelerated with respect to each other. तो कहता है कि neither should be accelerated with respect to each other, यानी कि फिर से ऑप्शन नंबर ए को ही ऑलमोस्ट रिपीट कर दिया है. That acceleration of one frame with respect to another frame that should be 0. और ये एक सोल्यूशन हमें चारों ऑप्शन को एक साथ हैंडल करने के लिए पॉसिबल किया है. ठीक है, चलिए. सो दिस वॉज वन शॉर्ट कंप्लीट सोल्यूशन ऑन काइनेमैटिक्स वॉल्यूम 1 ऑब्जेक्टिव 1 and 2 ऑफ HC वर्मा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी JEE नीट एस्पिरेंट्स के साथ. एंड वी शैल बी मीटिंग इन सच मोर वीडियोज़. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय.